Everything available in our environment which can satisfy our need is called resource। यानी कि वह हर एक सामान जो हमारे आसपास मौजूद है, हमारे आसपास हमें मिलता है और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। देखा जाए तो दुनिया में हर एक सामान हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे काम आता है। दुनिया का हर एक सामान हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे छोटे जीवाणु भी हमारे लिए काम आते हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं। तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है। कोई भी समान संसाधन तब हो सकता है जब वो तीन कंडीशन को फुलफिल कर सके, तीन कंडीशन को पूरा करे, जिसमें से पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि उस सामान को इस्तेमाल करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तकनीक हो, हम यानी कि इंसानों को उस वस्तु को यूज़ करने का तरीका पता हो। दूसरा होता है इकोनॉमिकली फीजिएबल। इकोनॉमिकली फीजिएबल का मतलब कि पैसों में भी वो हमें कम पड़े, महंगा ना पड़े, यानी कि ऐसा चीज़ जो हम इस्तेमाल करना चाहे रिसोर्स के रूप में लेकिन वो बहुत महंगा हो, तो वो फिर एक्चुअल में देखा जाए तो रिसोर्स नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली फीजिएबल होना चाहिए, यानी कि सस्ता हो, हर एक की जेब में आए। और तीसरा होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, समाज में, कल्चर में उसे एक्सेप्ट भी किया जा सके। तो देखा जाए तो रिसोर्स वो चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करने की हमें टेक्नोलॉजी पता हो, जो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल भी हो, फिजिबल भी हो, जिसको हम कम दाम में इस्तेमाल कर सके, और तीसरा समाज में उसको स्वीकार भी किया जा सके। तो इस हिसाब से रिसोर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इंसान खुद है। ह्यूमन इज इटसेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं होंगे तो बाकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होगी। इंसान होंगे तो अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं, और अगर इंसान ही नहीं है और बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात रखा हुआ है तो वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी मिट्टी के ही जैसा है। तो इंसान होते हैं वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दो चीज़ों की मदद से किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को यूज़फुल बना देते हैं, रिसोर्स बना देते हैं। तो वो दो चीज़ें क्या क्या है? वो दो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, यानी कि किसी भी सामान को इस्तेमाल करने की तकनीक पता होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशन मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर सके, किसी भी सामान को यूज़फुल रिसोर्स में बदल सके। जैसे कि तकनीक की बात की जाए तो जैसे हमारे को पेट्रोल डीजल यूज़ करने की टेक्नोलॉजी पता है, और पेट्रोल डीजल को प्यूरिफाई किया जाता है। पहले क्रूड ऑयल जब जब ज़मीन से निकलता है तब तो वो क्रूड ऑयल होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री में ही किया जाता है। तो ये इंसानों ने ही बनाया है। टेक्नोलॉजी भी और इंस्टीट्यूशंस भी, इन्हीं की मदद से कोई भी सामान रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिसोर्स को किन किन तरीके से बांटा गया है, तो अलग अलग बेसिस है, अलग अलग आधार है। ऑरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स दो तरह से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग्स को ही कहते हैं, और एबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। जैसे छोटी क्लास में आप लोगों ने लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ा होगा, तो वही अब नाम बदल के बायोटिक और एबायोटिक हो गया है। बायोटिक को हिंदी में जैव और एबायोटिक को अजैव भी कहा जाता है। बायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो लिविंग थिंग में है, जो जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर एक्सेट्रा। और एबायोटिक है जो लिविंग नहीं है, जो जीवित नहीं है, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब। तो दोनों ही रिसोर्स हमारे लिए यूजफुल है, दोनों ही हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी कि ख़त्म होने के हिसाब से देखा जाए तो रिसोर्स दो तरह से बांटे गए हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स री प्लस न्यू प्लस एबल, ये तीन वर्ड के मिलने से बना है। री प्लस न्यू प्लस एबल का मतलब हो गया कि जिसे दोबारा नया किया जा सके, यानी कि वैसे रिसोर्स जो अपने आप नए हो सके, जिसको हम कन्वर्ट करके जो अपने आप ही नए हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो अपने आप नए नहीं हो सकते, यानी कि एक बार जो यूज हो गए वो यूज हो गए, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब अपने आप यूज होते रहते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी है, आज जाएगी तो कल दोबारा आ जाएगी, फिर कल जाएगी, उसके बाद अगले दिन दोबारा आ जाएगी।
लेकिन नॉन रिन्यूएबल में आता है कोल, पेट्रोलियम, डीजल। ये एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया तो रिपीट नहीं हो सकता है, दोबारा नहीं आ सकता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पे रिसोर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुद की होती है, पर्सनल होती है, जिसका इस्तेमाल हम ही लोग कर सकते हैं और बाकी दुनिया नहीं कर सकती है, उसी को इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल देखा जाए कि आपका मोबाइल फ़ोन, जैसे आपका फ़ोन है तो वो आपका ही है, उसका इस्तेमाल आप ही कर सकते हैं, ना कि बाकी लोग करेंगे। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। इसी तरह घर में अगर टीवी है आपके, या फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी घर की चीज़ें हैं वो आपका खुद का है, उसका इस्तेमाल आप और आपके घर वाले करेंगे, ना कि दुनियादारी के बाकी लोग। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे ज़मीन भी है, किसी की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ज़मीन है, अपना मकान है, तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। उसके बाद अगला होता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब जो सामुदायिक संसाधन है, जिसको उस कम्युनिटी के, उस समुदाय के लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क है, विवाह भवन है, या कोई पार्किंग लॉट है, तो ये गार्डन है, तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं, जिसको हमारे आसपास के समुदाय के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल पूरे देश के लोग कर सकते हैं। इसको हिंदी में राष्ट्रीय संसाधन भी बोला जाता है। जैसे रोड है, तो रोड का इस्तेमाल हर कोई करता है, पूरे इंडिया के लोग रोड में आना जाना कर सकते हैं। इसी तरीके से रेलवे है, रेलवे में भी आप देखते होंगे कि पूरे इंडिया से लोग टिकट कराते हैं और रेलवे का सफ़र करते हैं। तो रोड हुआ, रेलवे हुआ, एयरलाइंस हुआ, तो ये सारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। समुद्र में भी 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर की दूरी तक का जो इलाका होता है समुद्र के अंदर, वो हमारे देश का ही होता है, यानी कि वो राष्ट्रीय संसाधन ही होता है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये वैसे संसाधन है, रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। जैसे चांद है, तारे, सूरज की रोशनी, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो समुद्र का इलाका है वो सारा इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर सकती है। उसके बाद डेवलपमेंट के बेसिस पे भी रिसोर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, विकास के आधार पर भी। जिसमें पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल कर तो सकते हैं, यहाँ ध्यान से सुनना, पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का भरपूर एक ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी भी कारणवश रहा हो, इसका कुछ पता नहीं है क्या कारण है, लेकिन अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। उसके बाद होता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब वैसे रिसोर्स जिसको हम लोग अच्छी तरह से, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास इस्तेमाल करने की, और जिसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर भी रही है। जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी है, उसकी क्वांटिटी हमें पता है कि धरती में कितनी है, और उसको हम यूज़ भी करते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से विकसित है, डेवलप्ड है। उसके बाद होता है स्टॉक। स्टॉक वैसे रिसोर्स होते हैं जो हमारी धरती में है तो सही, लेकिन उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी ही हमें नहीं पता है, यानी कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए वो हमें आता ही नहीं है। इंसानों ने अभी वो चीज़ें सीखी ही नहीं है, यानी कि वो अभी वैसे का वैसा ही रखा हुआ है, इसीलिए इसको स्टॉक भी बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में बहुत एनर्जी होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस अपने घर के एलपीजी में भर के इस्तेमाल करें तो महीनों तक चलेगी, लेकिन उसको यूज़ कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी अभी इंसानों को फिलहाल नहीं पता है, इसीलिए ये स्टॉक है। और एक फोर्थ होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब, रिजर्व स्टॉक का ही देखा जाए तो एक पार्ट है। रिजर्व का मतलब कि हमारे पास वो सामान है, रिसोर्स है धरती में, लेकिन उसको इस्तेमाल करने भी आता है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको अभी हमने बचा के रखा हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने जेब में या पर्स में कुछ पैसे छिपा के रखे हुए हैं, आप खर्च कर सकते हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, फ्यूचर के लिए रखा हुआ है आपने। तो रिजर्व भी वैसे ही है कि कुछ ऐसे रिसोर्स है जिसको हम इस्तेमाल करना सीख तो गए हैं, जानते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। तो बहुत हल्का सा ही फर्क है इन सभी रिसोर्सेज के कैटेगरी में, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होता है, यानी कि संसाधनों का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तभी इंसानों का डेवलपमेंट होगा, इंसानों की लाइफ चेंज होगी।
जैसे आज से 20, 50, 100 साल पहले रिसोर्स उतनी तरह डेवलप्ड नहीं थे। आज से 50, 100 साल पहले कोई ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करता था, इतने सारे कार, बाइक, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी। इंसानों ने धीरे धीरे रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना स्टार्ट कराया और आज इंसानों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों के लालच के कारण रिसोर्स डेवलप होने के बदले रिसोर्स बर्बाद हो गए हैं। जैसे कुछ लोग क्या करने लगे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करने लगे हैं, जिसको डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं, यानी कि संसाधनों की बर्बादी। आजकल जैसा आप देखते हैं कि लोग पानी को मिसयूज़ करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, कार, इन सब की ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्स अब डिप्लीट होते जा रहा है, धीरे धीरे धरती से ख़त्म होते जा रहा है। और एक और होता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन सम हैंड, यानी कि धरती पे कुछ ऐसे लोग हैं या आपके आसपास भी कुछ लोग देखा होगा आपने, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स जमा कर लिए हैं। इससे अमीरी गरीबी का भी फर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि कुछ लोग इतने लालच में आ जाते हैं कि वो बहुत सारे रिसोर्स, घर, मकान, कार, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब इकट्ठा कर लेते हैं और इससे बाकी का जो हक होता है वो मारा जाता है। जैसे एक आदमी ने मान लो 4 मकान लिए, भले उसके पास पैसा आया और उसने 4 मकान ले लिए, लेकिन उसने 3 लोगों का हक मार लिया। तो यही एक बहुत ख़राब बात है जो रिसोर्स को बर्बाद करता है, जो रिसोर्स की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। उसके बाद होता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। जो मैंने बताया कि आजकल लोग रिसोर्स की बहुत ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। हर तरफ आप देखते हैं कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, कहीं पॉल्यूशन हुए जा रहा है, कहीं पे अलग अलग धुएं निकल रहे हैं जो कि प्रदूषण का रूप ले रहे हैं, कहीं गंदगी फैलाई जा रही है। तो ये सब के सब इंसानों के लालच के कारण हो रहा है और इससे हमारी धरती पहले जैसी अब नहीं रही। जैसे पहले धरती साफ और स्वच्छ हुआ करती थी, वो अब नहीं रही है, नहीं बची। तो ये सब इंसानों के लालच के कारण होते आया है और इन्हीं सब के कारण आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स वैश्विक ताप। आज पूरी दुनिया गर्म होते जा रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। आप देखते होंगे कि पहले जो ठंड का मौसम होता था वो अक्टूबर नवंबर से सितंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाता था, लेकिन अब दिसंबर क्या जनवरी तक भी ठंड का मौसम नहीं आता है। तो अब इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया कितनी गर्म होते जा रही है। तो ये रिसोर्स की बर्बादी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर में भी छेद हो गया है, जिससे कि सूरज की हानिकारक किरणें अब हमारी धरती पे आने लगी है, जो अलग अलग बीमारी और कैंसर का रूप लेती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैल रहा है, चारों तरफ प्रदूषण है, कहीं भी कुछ भी अब साफ और सुथरा स्वच्छ नहीं रहा। पानी हो, हवा हो, सब कुछ में मिलावट है, जो कि ये भी एक ख़राब बात है। और लैंड डिग्रेडेशन, यानी मिट्टी भी अब खराब होती जा रही है। मिट्टी निम्नीकरण कहते हैं इसको, मृदा निम्नीकरण। कि अब मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो गई है। जैसे फर्टाइल और उपजाऊ मिट्टी पहले हुआ करती थी, अब वो नहीं रही। उसके बाद रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो भी रिसोर्स है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि बराबर मात्रा में हर जगह बंटना चाहिए। जैसे अगर इंडिया में कहीं कोयला मिलता है तो वो कोयला पूरे इंडिया में डिवाइड होना चाहिए सबों को, तभी सुख शांति बनी रहेगी, तभी पीस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में अगर कोई बच्चा टॉफ़ी लेकर आता है और सिर्फ 4-5 बच्चों को ही टॉफ़ी बांटता है, बाकी को नहीं बांटता है, तो इससे क्या होगा, सारे बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे, सुख शांति नहीं रहेगी। तो इससे बचने का एक तरीका है कि जो भी टॉफ़ी है या जो भी सामान है वो इक्वली सबको बांट दिया जाए। तो ऐसा ही देश में भी होना चाहिए, ऐसा ही धरती में भी होना चाहिए कि जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, जितना भी है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सबको इक्वली बांट देना चाहिए, हर जगह पहुंचाना चाहिए, ताकि किसी के मन में दुख ना हो और कोई लालच ना करे कि उसे ज़्यादा मिला और इसे कम मिला और इस बात को लेकर हंगामा ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए। जैसे आज हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं पानी का, कोयला का, पेट्रोल डीजल का, हम फ्यूचर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण ये अब ख़त्म होते जा रहा है और अगले 10, 20, 50 सालों में समाप्त हो जाएगा। तो हमें रिसोर्स को डेवलपमेंट करना चाहिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास मान लो 1000 रुपये है और आप उस 1000 रुपये को खर्च करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर का भी ध्यान रखना होगा। अगर आज ही आपने सारे रुपए खर्च कर दिए तो कल क्या होगा, इस बात को लेके सोचो।
तो हमें इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि आज भी हमारी लाइफ अच्छी हो और कल भी हम उसको एंजॉय कर सके, कल भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। इसके लिए जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 100 से भी ज़्यादा देश के हेड की मीटिंग हुई थी। इन सबों ने अपना सबसे पहला एक समिट किया था जिसको इंटरनेशनल अर्थ समिट का नाम दिया गया। इस मीटिंग में, इस समिट में सभी लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से धरती पर जो इन्वायरमेंट अब ख़राब होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस पे कुछ बातें निकल कर आई कि देश को में, पूरी दुनिया में, धरती में इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कराया जाए। और सभी 100 के 100 देश के जो हेड आए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसको डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया गया। तो इस डिक्लेरेशन में 21 पॉइंट पे सब की रजामंदी हुई, सभी लोग सहमत हुए। इसे एजेंडा 21 भी बोला गया है। इस एजेंडा 21 में इन्वायरमेंट डैमेज की टॉपिक है, कुछ पॉवर्टी का टॉपिक है, डिजीज़ का टॉपिक है, यानी कि देश में, धरती पे जो जो प्रॉब्लम है उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है और उन टॉपिक को इंक्लूड किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी 1992 में, जिसमें पूरे धरती के लोग, पूरे देश के अलग अलग देशों के लोगों ने मीटिंग की थी। अब है रिसोर्स प्लानिंग करना। जैसे रिसोर्स का प्लानिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहाँ पे कितने रिसोर्स है और उसको किस तरीके से अलग अलग जगह भेजा जाए, ये प्लानिंग करके ही होना चाहिए। इसी को हिंदी में संसाधन नियोजन भी कहते हैं। जैसे देखो अगर आपके इंडिया में हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है। जैसे झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, खनिज बहुत ज़्यादा है, कोयला बहुत है, लेकिन वहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ अनाज नहीं उगते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, अच्छी इंडस्ट्री, रोड, बिल्डिंग नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, लेकिन वहाँ पानी की कमी है। लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख में कल्चरली रिच है, सभ्यता के अनुसार लद्दाख बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के हर एक राज्य में कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह हर चीज़ पहुंचना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि राजस्थान में हवा और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के तो चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन पानी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राजस्थान में पानी नहीं होगा। या झारखंड में कोयला है तो वहाँ कोयला ही रहेगा, बाकी चीज़ें नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ जहाँ मिलती है उसको पूरे देश में भेजना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये होता है एक रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा, और ये प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, हमारे देश की सरकार करती है। इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है? तो इसके लिए सबसे पहले सरकार आइडेंटिफाई करती है और इन्वेंट्री तैयार करती है, यानी लिस्ट तैयार करती है कि देश में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स उपलब्ध है, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है। इसके लिए सरकार सर्वे कराती रहती है, मैपिंग कराती रहती है, एस्टिमेट यानी कि अंदाज़ा लगवाती रहती है कि देश के किस हिस्से में कौन सा संसाधन है और वो कितने मात्रा में है। उसके बाद इवेलुएट करती है, एक प्लानिंग करती है कि किस तरीके से उन रिसोर्स को वहाँ से इस्तेमाल किया जाए, निकाला जाए। इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी और कितने रुपए खर्च होंगे, कैसा फैक्ट्री या कैसा सिस्टम बनाया जाएगा, तो ये सब सरकार प्लान करती है। और तीसरा होता है उस रिसोर्स को पूरे देश में मैच कराना, यानी पूरे देश तक पहुँचाना। तो ये आप एक बार फिर से समझिए इस 3 स्टेप को। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स है। जैसे सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि आसाम में एलपीजी गैस की प्रचुर मात्रा है, इसके लिए सरकार ने वहाँ पे मैपिंग कराया और एस्टिमेट कराया कि कितनी मात्रा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस की या नेचुरल गैस की। उसके बाद सरकार ने प्लानिंग किया कि उसको कैसे वहाँ से निकाला जाए, उसमें क्या खर्चे आएंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या क्या ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप था कि सरकार इसको पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट भी कराएगी, हर जगह पहुंचाएगी भी। और यही काम सरकार आज़ादी के बाद से करते आ रही है। 5 ईयर प्लान में यही सब चीज़ें होता है कि सरकार 5 साल का प्लान पहले ही बना लेती है। आज़ादी के बाद से ही 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे, और इन 5 सालों में सरकार को कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रिसोर्स को निकालना है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पहले ही प्लान कर लेती है। एक बात और है
कि किसी भी देश की तरक्की के लिए रिसोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो वह देश तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों का होना। इंसान अगर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर वो रिसोर्स किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। देखो, कोयला, पेट्रोल, नदी, पानी, समुद्र, रेगिस्तान, सूखा इलाका, गर्म इलाका, गीला इलाका, सब कुछ है इंडिया में। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस यहाँ पे दिमाग लगाने वाले की। यहाँ के लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तभी अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 सालों तक राज किया। इसी का उल्टा है अंग्रेजों का। देखा जाए, ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, उनके देश में कुछ भी संसाधन नहीं था, बस था तो उनके पास दिमाग, जिसका इस्तेमाल करके वो इंडिया जैसे विशाल देश को और अफ्रीका जैसे विशाल देश को अपना गुलाम बना सके। तो रिसोर्स होना तो चाहिए, लेकिन रिसोर्स से ज़्यादा इंसान होने चाहिए। ह्यूमन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इंसान ही होते हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकते हैं। अब एक बात और है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व भी करना चाहिए, बचा कर भी रखना चाहिए। रिसोर्स को बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि नल खुला रखते हैं, पानी बहता रहता है, या कपड़े धोते हैं तो कई लीटर पानी की बर्बादी करते हैं, या रेड लाइट पे कार की इंजन को ऑन रखते हैं। तो ये सब रिसोर्स की बर्बादी है। तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। आजकल लोग इरेशनल कंजम्पशन करने लगे हैं। इरेशनल कंजम्पशन मतलब बिना सोचे समझे बस वस्तुओं का, सामानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे अगर ज़रूरत है आपको एक आधे पेज की, तो पूरा पेज आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है पंखे की, आप एसी चला के बैठे हैं। तो ये सब इरेशनल कंजम्पशन है जो रिसोर्स की बर्बादी कराता है। उसके बाद है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाएगा, और इससे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगी, समाज में दिक्कतें भी आएगी, और भी कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आएंगे। गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज इनफ फॉर समवन नीड बट नॉट फॉर समवन ग्रीड। जितनी हमें ज़रूरत है धरती पे उतनी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है वो सब हमें मिलेगा। अगर हमें एक मकान से काम चल जाता है तो एक ही मकान हमें रखना चाहिए, ना कि किराए के और आमदनी के लालच में हम 5-5, 10-10 मकान लेके रख ले, या 5-5, 10-10 गाड़ियाँ लेके रख ले। इसके बाद होता है लैंड रिसोर्स, यानी कि भूमि का संसाधन। देखा जाए तो लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे घर, मकान, रोड, खेत, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ लैंड पे ही होता है, ज़मीन पर ही होता है, धरती पर ही होता है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारी ज़रूरतों का 95% हिस्सा ज़मीन से ही पूरा होता है, और ज़मीन के भी अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में किस तरीके की ज़मीन है, किस तरह का लैंड रिसोर्स है, तो इंडिया में 43% प्लेन है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया का मतलब होता है समतल भूमि। इंडिया में 43% समतल भूमि है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन जिसको आप कहते हैं, उत्तरी में, भारत के उत्तरी दिशा में समतल भूमि है, जो यूपी में देखा जाए, पंजाब, हरियाणा, ये सब इलाके आते हैं। तो प्लेन इलाके में खेती बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, और यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद 30% माउंटेन एरिया है। माउंटेन यानी कि पहाड़ी इलाका इंडिया में 30% है, और माउंटेन एरिया टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, टूरिस्ट स्पॉट होता है, लोग घूमने के लिए आते हैं, और कई तरीके के इकोलॉजिकल यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और उसके बाद 27% है प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार। हमारा साउथ इंडिया प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन हाई लैंड को बोला जाता है, जो ज़मीन ऊंची होती है लेकिन वो फ्लैट होती है। तो साउथ इंडिया ज़्यादातर प्लेट्यू है, जो 27% है। इन प्लेट्यू रीजन में, यानी कि इन पठारी इलाकों में खेती ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स, खनिज, कोल, पेट्रोलियम, ये सब बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इंडिया में तीनों तरह की ज़मीन है, और तीनों तरह के फ़ायदे इंडिया को मिलता है। अब है लैंड यूटिलाइजेशन। ज़मीन का इस्तेमाल किन किन तरह से होता है। तो ज़मीन का इस्तेमाल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे कुछ ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि जंगल ही जंगल है कुछ ज़मीन के ऊपर। कुछ ज़मीन में
अवेलेबल है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कुछ ज़मीन में खेती नहीं हो सकती है। अब किन कारणों से खेती नहीं हो सकती है, तो या तो वो बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब ऐसे ही बंजर भूमि रखी हुई है, या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज लाइक बिल्डिंग रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ खेती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे रोड बने हुए हैं, स्कूल बिल्डिंग सोसाइटी बनी हुई है, या फिर कुछ इलाके पैस्चर लैंड होते हैं, पैस्चर लैंड जहाँ मवेशियाँ भेड़ बकरियाँ घास खाने के लिए आती है, तो वो इलाका भी खेती कराने लायक नहीं होता है। कुछ ट्री क्रॉप एरिया होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ ही पेड़ होते हैं, रोड के किनारे भी देखते होंगे। कुछ फैलो लैंड होती है, फैलो लैंड का मतलब वैसी ज़मीन जो पिछले 1 से 5 सालों तक के लिए छोड़ दिया गया है, यानी कि पिछले 1 से 5 सालों के बीच वहाँ पे खेती नहीं हुई है। इन सब के अलावा होती है नेट सोन एरिया, यानी कि वैसी ज़मीन जहाँ पे खेती हो सकती है, असल में खेती होती है। तो इस हिसाब से इंडिया में किस तरीके का पैटर्न है तो वो देखा जाएगा। इंडिया में जो ज़मीन का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, लेकिन उसका 93% ही हिस्सा हमारे इस्तेमाल में आता है, 93% हिस्सा ही हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो बाकी 7% हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में फंसा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, जहां हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। और कुछ परसेंट हिस्सा पीओके में यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है, और कुछ परसेंट हमारे ज़मीन का हिस्सा चाइना के कब्जे में भी है। तो सिर्फ 93% हिस्सा हम लोग यूज़ कर पाते हैं, जिस उस 93% का 46.24% इलाके में ही खेती हो पाती है। यानी कि पूरे देश में जो खेती होती है वो सिर्फ 46.24% ज़मीन है, जो कि बहुत कम है, 50% से भी कम है देखा जाए तो। फॉरेस्ट एरिया भी इंडिया में बहुत कम है, जो कि 22.78% है, जबकि कम से कम किसी भी देश में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। तो इंडिया में 33% से काफ़ी कम है, 22.78% फॉरेस्ट है। और उसके बाद 33% जो इलाके हैं वो इस तरीके से बैरन लैंड है, बेकार भूमि है, जिसको हमें इस्तेमाल में करना चाहिए, वेस्ट लैंड के रूप में है वो, जिसका अभी इस्तेमाल होता नहीं है लेकिन हमें करना चाहिए। और लैंड डिग्रेडेशन भी होते जा रहा है धीरे धीरे हमारी धरती पे, और भारत में ज़मीन खराब भी होते जा रही है, जो ज़मीन की क्वालिटी है, उपजाऊपन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन, यानी कि 130 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, जिसको हमने बर्बाद कर दिया है, जिसमें अब खेती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। कुछ इलाके जैसे 56% ऐसे इलाके हैं जो पानी के द्वारा बर्बाद हो गए हैं, यानी कि वहाँ इतनी बाढ़ आती है कि वहाँ के उपजाऊपन, जो मिट्टी की फर्टिलिटी, वो सब बह गई है और वो खेती करने लायक बिल्कुल नहीं रही। इसी तरीके से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, यानी कि वहाँ पहले जंगल थे कम से कम, लेकिन हमने उन जंगलों को भी काट दिया। अब उन इलाकों में 28% इलाकों में ना तो जंगल बचे, ना वहाँ पे ना ही खेती हो सकती है। इसके अलावा विंड एरोडेड 10% एरिया है, यानी कि 10% ऐसी ज़मीन है जो हवा के द्वारा ख़राब हो चुकी है, धूल मिट्टी के कारण वहाँ के जो उपजाऊपन है वो सब बर्बाद हो चुकी है। और इंसान की भी जो एक्टिविटी होती है, हम इंसान भी माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, इसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े इलाकों को खोदा जाता है, जिससे कि वो ज़मीन परमानेंटली वेस्ट हो जाती है। वो ज़मीन ना तो रहने लायक होती है, ना वहाँ घर बनाने लायक, ना ही वो खेती करने लायक। इसके अलावा हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते आए हैं, ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, अपने जानवरों को ले जाकर ज़रूरत से ज़्यादा चारा खिलवाते हैं, और ये सब ज़मीन को बर्बाद करती है। माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो ज़मीन को डिग्रेड करता है और पानी को भी डिग्रेड और पॉल्यूट करता है। तो हम लोग ज़मीन को डिग्रेड करते जा रहे हैं, जिसको तुरंत ही रोकना होगा। अब इसको कैसे रोका जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का? तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को लगाना। अगर हम जंगल लगाएंगे तो उससे मिट्टी का कटना और बहना भी रुक जाएगा, और मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। इसके अलावा हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ग्रेजिंग का। जो जानवर ग्रेजिंग करते हैं, मवेशी जो भेड़ बकरियां जो अनाज खाते हैं, और अनाज नहीं घास वास खाते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए कि वो कहाँ जाकर किस किस तरह से खाएंगे। इसके बाद शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट का मतलब जहाँ काफ़ी तेज़ हवा बहती है या काफ़ी पानी बहता है,
तो वहाँ पे पेड़ों का एक लाइन लगाना चाहिए जो इन हवा को और पानी को बहने से रोक सके। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग को तो कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा वेस्ट लैंड का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो कि वेस्ट लैंड को जो बेकार पड़ी है ज़मीन उसको किस तरह से कम किया जाए, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है उसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। तो इन सब तरीकों को हम अगर इस्तेमाल करें, अगर इन सब तरीकों को हम प्रैक्टिस में लाए तो लैंड डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। ऐसा ही एक केस स्टडी है जो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल जिसको हम मिट्टी कहते हैं, हमारी धरती पे 3 लेयर में सॉइल होती है। सबसे ऊपर होता है टॉप सॉइल, जो ऊपर की मिट्टी होती है काफ़ी फाइन पार्टिकल होता है और उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। टॉप सॉइल के नीचे होता है सब सॉइल, जो पत्थर का बना होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और उसके नीचे होता है पेरेंट सॉइल, पेरेंट रॉक, जो बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है। तो मिट्टी को बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी करोड़ों लाखों सालों में बनती है। और मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वही समय के साथ साथ हवा, पानी, मिट्टी, प्रेशर, इन सब दबाव में आते आते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और वही पत्थर धीरे 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 मिट्टी का रूप ले लेते हैं। हालांकि इसमें जैसा मैंने बताया काफ़ी हजार साल लग जाते हैं। तो हमें मिट्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, मिट्टी को भी बर्बाद होने से बचाना चाहिए। अब किस किस तरह की सॉइल इंडिया में पाई जाती है, तो इंडिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलूवियल सॉइल पाई जाती है। अलूवियल सॉइल सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो अलूवियल सॉइल से बना है। हिमालय की नदी, हिमालय से 3 मेन नदी आती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीनों मेन नदी हर साल बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, और ये मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो हर साल इंडिया में खेती कराने में मदद करती है। तभी नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है। इन एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों की एडिक्वेट क्वांटिटी होती है, सही मात्रा होती है, जिसके कारण खेती बहुत बेहतर तरीके से होती है। अब हर साल नई मिट्टी आती है, पुरानी मिट्टी नीचे दबती चली जाती है। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको भांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी हर साल आती है उसको खादर कहते हैं। जो भांगर होती है पुरानी मिट्टी, वो बाद में पत्थरों में कन्वर्ट हो जाती है, और जो नई मिट्टी हर साल आती है वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होती है। और जितनी भी खेती है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, गेहूँ, फल, सब्जी, गन्ना, ये सब खेती इन एलुवियल सॉइल में ही होती है। उसके बाद होता है ब्लैक सॉइल, जिसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है। ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ब्लैक सॉइल कैसे बनी है तो बहुत साल पहले भारत में साउथ इंडिया में वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटी थी और अंदर से लावा और मैग्मा निकला था। तो यही लावा और मैग्मा बाद में ठंडा होकर ब्लैक सॉइल का रूप ले लिया। यहाँ बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है, लेकिन कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, इन सब जगह इस तरीके से ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की एक खासियत होती है कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्ले से बना होता है। क्ले बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता है। और गर्मी के दिनों में जब अगर बारिश नहीं हो तो इन्हीं मिट्टी के ऊपर क्रैक्स भी आ जाते हैं, दरार भी आ जाती है। इसके बाद होता है रेड या येलो सॉइल। रेड सॉइल या येलो सॉइल ये इग्नियस रॉक से बना होता है। ये भी जब ज्वालामुखी फटी थी तो ज़मीन के नीचे से ही निकला था, और रेड सॉइल और येलो सॉइल बना था। ये भी डेक्कन प्लेट्यू में, साउथ में पाया जाता है। हमारे साउथ इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू के आसपास पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट के आसपास। ये रेड सॉइल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और लैटराइट सॉइल, ये जो रेड सॉइल होता है ये खेती में उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। इसके बाद अगला है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल लैटरल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईट। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही पाए जाते हैं, और ये भी मिट्टी खेती करने के लायक नहीं होती है। इस मिट्टी में एसिड ज़्यादा होता है, ये मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होती है। जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। और आजकल लेकिन अब हर एक मिट्टी में खेती होना संभव हो गया है।
क्योंकि आजकल जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइज़र, केमिकल इन सब का छिड़काव करते हैं और किसी भी मिट्टी में किसी भी तरह के फसल को उगा लेते हैं। तो आजकल इन्हीं लेटराइट सॉइल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खेती होने लगी है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगह लेटराइट सॉइल ही पाए जाते हैं। पहले यहाँ बिल्कुल खेती नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ केमिकल का छिड़काव करके खेती होने लगी है, खासकर कॉफ़ी और कैस्वी की। कॉफ़ी और काजू की बहुत ज़्यादा खेती होने लगी है। इसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल होता है जो रेगिस्तान की मिट्टी है, बलुआ मिट्टी जिसको कहते हैं, सैंडी सॉइल कहा जाता है। ये वैसी मिट्टी होती है, वैसी जगह पाई जाती है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो, जहाँ बिल्कुल सूखा रहे, सैंडी रहे, जैसा राजस्थान में। और ये सॉइल सॉल्टी ज़्यादा होता है, इस सॉइल में नमक बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हीं सॉइल को इवापोरेट करके इन्हीं मिट्टी से नमक भी बनाया जाता है। उसके बाद होता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो जंगलों में पाई जाती है मिट्टी, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जंगल है, तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो फॉरेस्ट सॉइल है। और ऐसे सॉइल लोमी होते हैं, लोम की मात्रा ज़्यादा होती है और पत्थरों की मात्रा ज़्यादा होती है, और यहाँ भी खेती संभव नहीं होती है। आजकल सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, मृदा अपरदन जिसको कहा जाता है, मिट्टी बहने लगी है कट कर। जंगलों के कटने से ऐसा होने लगा है क्योंकि आजकल जंगल कटते जा रहे हैं और मिट्टी को जो पकड़ने वाली एक सिस्टम है, जैसे पेड़ पौधों के जड़ होते हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो अब वो सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है और अब मिट्टी फ्री हो गई है और हवा पानी के कारण ये मिट्टी बह जाती है। इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी अब हमारे देश को या हमारी धरती को होता है। तो इस सॉइल इरोजन से बचने के लिए हमें कॉन्टूर प्लोइंग करना चाहिए। कॉन्टूर प्लोइंग का मतलब खेत को चारों तरफ से छोटे छोटे मेड़ बना के एक बाउंड्री बना के रखना चाहिए, जिससे कि मिट्टी कट के आगे ना बहे। इसके अलावा स्टेप प्लोइंग होना चाहिए, ऐसा पहाड़ों पे होना चाहिए और होता है। पहाड़ों पे क्या है कि पहाड़ स्लोपिंग होते हैं, तो जब भी तेज आंधी तूफान या बारिश होगी तो मिट्टी नीचे को बह जाएगी। तो पहाड़ों पे आप देखते होंगे कि उसको स्टेप की तरह सीढ़ी नुमा काट दिया जाता है ताकि मिट्टी कट के नीचे ना बहे, वो फंस जाए और सॉइल इरोजन होने से बच जाए। इसके अलावा स्ट्राइप क्रॉपिंग होने लगा है और शेल्टर बेल्ट बनाए जाने लगे हैं। शेल्टर बेल्ट जैसा मैंने बताया कि पेड़ों की एक लाइन बना दी जाती है जो हवा को बहने से और पानी को बहने से रोकती है। एक मैंने आपको अभी बताया था कि मैं केस स्टडी बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जिन्होंने मिट्टी को बर्बाद होने से रोका है, मिट्टी को बर्बाद होने से बचाया है और जंगलों को लगाकर हरा भरा दोबारा से उस इलाके को किया है। तो ऐसी दो गांव हैं, एक है सुखो मंजरी और एक है झोजुआ। सुखो मंजरी और झोजुआ में लैंड डिग्रेडेशन को बिल्कुल रिवर्स करके रख दिया, बदल कर रख दिया। 1976 में इन इलाकों में सिर्फ 13 ट्री हुआ करते थे पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में सिर्फ 13 पेड़ होते थे, जबकि 1992 में 1272 पेड़ होने लग गए उसी एक हेक्टेयर में। यानी कि यहाँ के लोगों ने इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, इतनी ज़्यादा हरियाली फैलाई कि जो ज़मीन बंजर हो गई थी अब वो बिल्कुल हरी भरी हो गई है, हरियाली वहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी 2.9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को ग्रीन बनाया जा रहा है। वहाँ के समाज के लोग, गांव के लोग वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं और मिट्टी को बर्बाद होने से रोक रहे हैं। तो ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि समाज का एक होना, लोगों को बदलना होगा, लोगों को एक होना होगा कि लोग किस तरीके से अपने धरती को, अपने आसपास के इलाके को ग्रीन करे, हरियाली में कन्वर्ट करे।